तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2024 यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम का, जिसका पेपर जो है 27/1/2025 को हुआ था शिफ्ट 2 में, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये दिसंबर 2024 का पेपर है, पेपर 1 यूजीसी नेट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो है 5 DI का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक कक्षा के दौरान विचार विमर्श करने के लिए मानसिक मानचित्र का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सबसे उपयुक्त साधन इस उद्देश्य हेतु आवश्यक है। फॉर क्रिएटिंग माइंड मैप टू ब्रेन स्टॉर्म आइडिया ड्यूरिंग द क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सुटेबल टूल यूज फॉर दिस पर्पस। पहला है माइंड मास्टर, दूसरा है माइंडोमो, तीसरा है कोगल, चौथा है माइरो, पांचवा है पॉपलेट। ठीक, तो इसमें से सेलेक्ट करके बताना है कि कौन सा होगा। तो इसको यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि पहला जो है इसमें ऑप्शन जो है इसमें सभी आंसर जो है वो सही है। माइंड मास्टर जो है ये यूजिंग टूल है किसके लिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए। माइंड मास्टर ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए यूज किया जाता है। और माइंड डोमो ये भी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए क्लास में यूज किया जाता है। कोगल भी है। और चौथा जो है माइरो ये भी होता है। पांचवा पॉपलेट जो ये सभी हो जाएंगे। तो ABCDE पांचवा ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि किसी सामान्य उपचार संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सा कठोर भूमिगत जल के उपचार का प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक का सही क्रम है। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रीटिंग हार्ड ग्राउंड वाटर फ्रॉम इनिशियल स्टेप टू फाइनल स्टेप इन ए टिपिकल ट्रीटमेंट प्लांट। पहला है डिसइंफेक्शन यानी असंक्रमण, सॉफ्टेनिंग यानी मुलायम बनाना, तीसरा है एरेशन यानी वायुवीकरण, चौथा है फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन। तो इसमें जो है इसका ऑर्डर सजाना है। सबसे पहले इसमें होगा क्या, वायुवीकरण होगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में एरेशन कहते हैं। तो ये 1 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे सॉफ्टनिंग होगा, उसको मुलायम बनाना, 2 नंबर पे। और तीसरे नंबर पे जो है फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक, यानी निस्यंदन। और लास्ट में चौथे नंबर पे डिसइंफेक्शन। जब उसका फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो उसको डिसइंफेक्शन बनाएंगे, असंक्रमणीय बनाएंगे। ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, फिर इसमें क्या कौन से पर्सन उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं वो उसको मैचिंग करना है। देख लीजिए, एक तरफ है तहलका केस, दूसरा है वाटरगेट स्कैंडल, तीसरा है बिफोर स्कैंडल, चौथा है विकीलीक्स। और पर्सन में है बॉडी वुडवार्ड एंड कार्ल बर्नस्टीन, दूसरा है जूलियन असांजे, तीसरा है तरुण तेजपाल, चौथा है चित्रा सुब्रमण्यम। तो इसको याद करने के लिए इसका डायरेक्ट हम आंसर पे देखेंगे तो देख सकते हैं कि पहला जो है तहलका प्रकरण, तो उसके जांच रिपोर्टिंग कौन करते हैं, तो ये तरुण तेजपाल करते हैं। दूसरा है वाटरगेट स्कैंडल, जो बॉब वुडवर्ड एवं कार्ल बर्नस्टीन करते हैं। तीसरा है बोफोर्स स्कैंडल, जिसे चित्रा सुब्रमण्यम संबंधित है। और चौथा है विकीलीक्स, जिससे जूलियन असांजे संबंधित है। तो ये याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमन जो है वह सुरक्षा प्रयोजन से किसी क्लिनिक के प्रतीक्षा क्षेत्र में एक वेब कैमरा संस्थापित करता है तथा उसे पता चलता है कि 1 मिनट का वीडियो लगभग 10 MB ग्रहण करता है। जीबी में दैनिक भंडारण यानी बैकअप के लिए आवश्यक भंडारण क्षमता कौन सी होगी। 3 महत्वपूर्ण पदों तक सत्य है, ठीक है। तो इसमें जो है ये ICT का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14.1 GB, 14.1 GB। यहाँ पर देखना है कि 1 मिनट की वीडियो के लिए 10 MB किया जा रहा है। फिर स्पेस लेने के लिए कैमरा के वीडियो बैकअप के लिए GB में आवश्यक दैनिक संग्रहण क्षमता की गणना करना है। थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल टाइप का है। तो एक दिन में कुल मिनट कितना हो जाएंगे, तो 24 × 60 करेंगे तो 1440 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद एक दिन में भंडारण है तो कुल निकालेंगे तो 1440 में 10 से गुना कर देंगे, इतना MB हो जाएगा। 14,400 MB उसके GB में बदलने के लिए कितना हो जाएगा, 1 GB = 10 से 24 होता है।
तो इसमें भाग कर देंगे 1024 से और उस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14 पॉइंट, उसको भाग करेंगे तो 1 आएगा और ये किस में हो जाएगा GB में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, सबसे पहले रखना है सबसे पुराना को, फिर उसके बाद उससे लेटेस्ट, फिर उससे लेटेस्ट को। देखिए यदि वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है, फिर उसके बाद है फेसबुक। तो सबसे पहले जो है वो फेसबुक आया था, ठीक, तो ये 1 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद जो है ट्विटर आया 2 नंबर पे। उसके बाद जो है 3 नंबर पे कौन सा हो जाएगा व्हाट्सएप आया और सबसे लेटेस्ट इसमें क्या है इंस्टाग्राम है। तो यही इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा DCBA, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। फेसबुक जो है 2004 में आया, द फेसबुक के नाम से लॉन्च किया गया था और 2005 में इसका नाम बदल के फेसबुक कर दिया गया। अभी इस सब के लिए कौन सा एक कंपनी नाम दिया गया मेटा। और ट्विटर जो है वो मार्च 2006 में आया तथा जुलाई 2006 में इसे लॉन्च किया गया था। व्हाट्सएप जो है वो 2009 में शुरू हुआ और 14 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया व्हाट्सएप को। और इंस्टाग्राम जो है 2010 में शुरू हुआ था। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें टर्म ऑफ द सीरीज बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं ए है, उसके बाद एक लेटर है, फिर बी है, फिर उसके बाद ई है, फिर 36 नंबर है, फिर जी है, फिर आई है, फिर इसमें नंबर है, फिर के है। तो यहाँ देखिए एक गैप करके चल रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है बी, सी, फिर छोड़ करके डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, आई, जे, के, एल छोड़ करके क्या हो जाएगा यहाँ पे एम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे एम, ठीक, पहले क्या लिखेंगे, पहले एम लिखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि नंबर में कितना का बढ़ोतरी होते जा रहा है, या फिर लास्ट वाला पकड़ेंगे। इससे हमारा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ए और बी नहीं होगा, सी डी में से दोनों में से कोई एक होगा। तो इसके लास्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे सी है, फिर उसी तरह जी है और ऐसे बढ़ के जाएंगे के। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा, बाकी बचा बीच में का। तो देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर 4 है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 है। तो कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ते जा रहा है, 2 4 6, 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी विद्यालय के 2/5 विद्यार्थी बस द्वारा, ये मैथ का क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी, इसको बना लीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सही कथन की पहचान करना है। पहला, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी भावी IAS को प्रशिक्षित करती है, यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेन फ्यूचर IAS। दूसरा है पॉलिटेक्निक को MBBS डिग्री प्रदान करने का आदेश है। तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी भावी IPS को प्रशिक्षित करती है। चौथा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के 89 संबद्ध महाविद्यालय है। पांचवा है IIMC नई दिल्ली प्रबंधन परामर्श का एक सर्वोच्च संस्था है। तो इसमें तो सबसे पहले ही गलत लग रहा है क्या कि बी नंबर, पॉलिटेक्निक को जो MBBS डिग्री प्रदान करने का ऑथोराइज नहीं किया गया है, तो ये बी गलत होगा। देख लेते हैं बी किस किस में है। तो यहाँ से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा सीधा हमारा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अब बचा क्या ए और डी। इसमें देख सकते हैं AC है और CE है, तो यानी सी होगा। अब डिसाइड करना है ए और ई में। ई क्या कह रहा है कि IIMC न्यू दिल्ली इज़ ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काउंसिलिंग, परामर्श का एक सर्वोच्च संस्था है IIMC न्यू दिल्ली नहीं, ये गलत है, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काउंसलिंग नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, जिसमें ए और सी सही होंगे। क्या कह रहा है ए और सी। ए कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं लबाशना बोलते हैं, LBSNA। तो ये भावी IAS को प्रशिक्षित करती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी जो है ये भी भावी IPS को प्रशिक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेणु संगीत प्रस्तुति की रिकॉर्डिंग करते समय MP3 प्रारूप की बजाय WAV प्रारूप का प्रयोग करती है। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं।
Renu uses WAV format instead of MP3 format when recording music performance. What are the benefit of doing this? पहला ऑप्शन है ऑडियो फाइल का आकार बड़ा होता है, ऑडियो गुणवत्ता बेहतर होती है दूसरा में। तीसरा में क्या है कि कोई क्रॉस प्लेटफॉर्म मुद्दे या विवाद नहीं होते हैं। चौथा है ऑडियो फाइल असंकुचित और हानि विहीन होती है। तो यहाँ पे जो है बी और डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। देख सकते हैं यहाँ पे डी क्या है, ऑडियो फाइल असंकुचित और हानि विहीन होती है, यानी अनकम्प्रेस्ड होता है, लॉसलेस होता है। फिर इसमें बी क्या कह रहा है, गुणवत्ता बेहतर होती है। ठीक, तो ये दो चीज़ें, इससे क्या फ़ायदे हैं, ऑडियो गुणवत्ता बेहतर होती है, उसके बाद असंकुचित और हानि विहीन होता है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। सत प्रतीक्षा हेत्वाभास, सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास, ये फैलेसिस का क्वेश्चन है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, ये फैलेसिस का क्वेश्चन है, इंडियन लॉजिक में पढ़ना है, फैलेसी पेपर 1 का सिलेबस है ये फैलेसी। तो सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास जो है वह किस नाम से और जाना जाता है? तो इसे प्रकरण सम नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास को प्रकरण सम के नाम से भी जाना जाता है। न्याय दर्शन के संदर्भ में सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास अनुमान के एक विशिष्ट प्रकार के दोष को संदर्भित करता है। यह प्रतिवादित मध्य का दोष है। भारतीय तर्कशास्त्र में सत प्रतिपक्ष की भांति तब होती है जब एक मध्यम पद का विरोध एक समान रूप से मजबूत मध्यम पद द्वारा किया जाता है, जिससे कि तर्क में गतिरोध पैदा होता है। और इसका अर्थ भी यह है कि तर्क छोटे पद में एक प्रमुख पद के अस्तित्व को स्थापित करने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकरण सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक चर जो केवल पूर्णांक मान धारण करता है और कोई भिन्नात्मक मान धारण नहीं करता उसे क्या कहते हैं? ये वेरिएबल का क्वेश्चन है, जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। एक यूनिट होता है रिसर्च एप्टीट्यूड। ये तो अभी काफ़ी हार्ड लगेगा, लेकिन आगे चल कर के पीएचडी में यही पढ़ना है। ठीक, इसलिए एक यूनिट दिया गया है पेपर 1 में, 5 क्वेश्चन इससे रहेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के, उसी में से ये क्वेश्चन है कि अब वेरिएबल, उसमें वेरिएबल एक पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वेरिएबल। ए वेरिएबल विच कैन टेक अप ओनली इंटीगर वैल्यू एंड नॉट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, असंचरणीय चर कहते हैं। ठीक, तो ये असतत चर है, असतत चर यानी डिस्क्रीट वेरिएबल। जब एक चर जो केवल पूर्णांक मान धारण करता है, कोई भी भिन्नात्मक मान धारण नहीं करता, उसे असतत चर कहते हैं। जिसमें कक्षा में छात्रों की संख्या गिनते हैं, एक पासे को फेंकने के परिणाम को इससे दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर अटैक या साइबर क्राइम और उसकी क्या परिभाषा है, उससे रिलेटेड है। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर का भी आईसीटी का एक यूनिट पढ़ना है, उससे भी 5 क्वेश्चन होते हैं। किससे, आईसीटी से होते हैं। आईसीटी एक इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने के लिए, इसलिए सिलेबस में ऐड किया गया है। पहला ऑप्शन है वर्म, दूसरा है बोट, तीसरा है डेनियल ऑफ सर्विस यानी सेवा अस्वीकरण, चौथा है फार्मिंग। इससे अकॉर्डिंग पढ़ना है। देख सकते हैं, पहला है कि प्रयोक्ताओं को उनके संज्ञान या सहमति के बिना किसी फर्जी वेबसाइट की ओर गलत निर्देशित करता है। दूसरा है एक मालवेयर जो संपूर्ण नेटवर्क में अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए स्वयं का अनुकृतीकरण करता है। तीसरा है किसी नेटवर्क को प्रभावित करने के लिए वेबसाइटों पर व्यर्थ ट्रैफिक भीड़ बढ़ाना। चौथा है एक मालवेयर जो किसी आक्रमणकर्ता द्वारा भेजे गए बाहरी आदेशों की पालना में प्रत्युत्तर देता है। तो ये मालवेयर से रिलेटेड आप लोगों को पता होगा, ये काफ़ी मतलब फेमस वर्ड है आज के कंप्यूटर युग में। तो इससे भी अगर आप पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं कि मालवेयर किसके लिए यूज़ होता है, वर्म के लिए यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं किस में वर्म है। वर्म जो है 1 नंबर में है, ठीक है, और 1 का कहाँ पे किया हुआ है, हाँ, इसमें जो है मालवेयर से रिलेटेड 2 ऑप्शन है, 2 नंबर और 4 नंबर। 2 नंबर पढ़ लेते हैं। एक मालवेयर
जो संपूर्ण नेटवर्क में अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए स्वयं का अनुकृत करता है। ए मालवेयर दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर अक्रॉस द नेटवर्क। तो ये हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, ठीक है ना, ए का 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे सेकेंड वाला जो है मालवेयर, जो किसी आक्रमणकर्ता द्वारा भेजे गए बाहरी वर्म के आदेशों के पालन प्रत्युत्तर में देता है, तो ये हो जाता है बोट, यानी 1 का 2, बी का 4। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इस हिसाब से ए इज़ राइट आंसर। बाकी हम उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए देखते हैं। वर्म जो है एक मालवेयर जो संपूर्ण नेटवर्क में अन्य कंप्यूटर में फैलने के लिए स्वयं का क्या करता है, अनुकृतीकरण करता है, उसे हम लोग वर्म कहते हैं। इसके इंग्लिश वर्ड ही याद रखिए, ज़्यादा फायदा रहेगा। बोट क्या है, एक मालवेयर जो किसी आक्रमणकर्ता द्वारा भेजे गए बाहरी आदेशों की पालना में प्रत्युत्तर देता है। तीसरा क्या है, सेवा अस्वीकरण, डिनाई करना, डिनियल ऑफ सर्विसेज, इसको क्या कहते हैं, किसी नेटवर्क को प्रभावित करने के लिए वेबसाइटों पर व्यर्थ ट्रैफिक भीड़ बढ़ाना, ये होता है। चौथा है फार्मिंग क्या होता है, तो ये प्रयोक्ताओं को उनके संज्ञान या सहमति के बिना किसी फर्जी वेबसाइट की ओर गलत निर्देशित करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वव्यापी कंप्यूटिंग से क्या अभिप्रेरण है, यूबिक्विटियस कंप्यूटिंग मीन्स, ठीक। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक स्थान पर कंप्यूटिंग की क्षमता, ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग एवरीवेयर इज नोन एज यूबिक्विटस कंप्यूटिंग, सर्वव्यापी कंप्यूटिंग, यानी सर्वव्यापी के अर्थ से भी इसको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज़ अ राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सर्वव्यापी कंप्यूटिंग प्रत्येक स्थान पर कंप्यूटिंग की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। सर्वव्यापी कंप्यूटिंग प्रत्येक स्थान पर कंप्यूटिंग की क्षमता से अभिप्रेरित है। यह तकनीकी के साथ हमारे संपर्क के तरीके में एक मूलभूत बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। पारंपरिक डेस्कटॉप कंप्यूटरों पर निर्भर रहने के बजाय यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती है जहां कंप्यूटिंग क्षमताएं हमारे रोज़मर्रा के वातावरण और वस्तुओं में निर्बाध रूप से एकीकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि न्याय के अनुसार वह ज्ञान जिसकी अन्य ज्ञान के कारण उत्पत्ति नहीं होती है, उसे क्या हम लोग कहते हैं। ये भी क्या है, हमारा इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंडियन लॉजिक एक यूनिट है, इंडियन लॉजिक भारतीय तर्क संहिता, उसके अंदर में न्याय को पढ़ना है। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्याय नॉलेज दैट इज़ नॉट डेराइव थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ अदर नॉलेज इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष न्याय के अनुसार वह ज्ञान है जिसकी अन्य ज्ञान के कारण उत्पत्ति नहीं होती है, उसे हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर के 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डैश मुद्दे इस प्रश्न से संबंधित है कि किसी विषय में स्वीकार्य ज्ञान के रूप में क्या स्वीकार किया जाता है अथवा किया जाना चाहिए। डैश इशू कंसर्न द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज और शुड बी रिगार्डेड एज एक्सेप्टेबल नॉलेज इन ए डिसिप्लिन। तो उसको हम लोग कहते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल ज्ञान मीमांसा कहते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ज्ञान मीमांसा मुद्दे इस प्रश्न से संबंधित है कि किसी विषय में स्वीकार्य ज्ञान के रूप में क्या स्वीकार किया जाता है अथवा किया जाना चाहिए। दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक मैथ का क्वेश्चन है मीन मीडियन मोड का। तो अगर x1 x2 x3 डॉट डॉट ये कहाँ तक है, xn तक है, देन ए नॉट इक्वल टू 0, देन द मीन ऑफ, इसका क्या मीन होगा वो निकालना है। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। इसको देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, परिकल्पना परीक्षण के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। ये देखते हैं एक एक करके स्टेटमेंट। इसका पहला है, शून्य परिकल्पना मानती है कि चरों अथवा विभिन्न समूहों के बीच कोई संबंध विद्यमान नहीं है। दूसरा ऑप्शन बी जो है वह कह रहा है कि वैकल्पिक परिकल्पना मानती है कि चरों अथवा विभिन्न समूहों के बीच कोई संबंध विद्यमान नहीं है। तीसरा है, परिकल्पना स्वीकार करने योग्य अथवा अस्वीकार करने योग्य होनी चाहिए। चौथा है, शून्य परिकल्पना हमेशा सत्य होती है। तो ये शून्य परिकल्पना हमेशा सत्य नहीं होती है, इस हिसाब से ऑप्शन डी गलत हो जाएगा हमारा।
ठीक है। और सी जो कह रहा है परिकल्पना स्वीकार करने योग्य अथवा स्वीकार करने योग्य नहीं होती है, अस्वीकार करने योग्य होनी चाहिए, या तो उसको स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, दोनों होता है। तो ये इस बात सही है। बाकी यहाँ बी जो कह रहा है कि वैकल्पिक परिकल्पना मानती है कि चरों अथवा विभिन्न समूहों के बीच कोई संबंध विद्यमान नहीं है, तो ये गलत है। यानी हमारा ए और सी सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए इज़ अ राइट आंसर। देखिए, परिकल्पना परीक्षण किसी शोध अध्ययन में किसी परिकल्पना की वैधता का पता लगाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। परिकल्पना परीक्षण किसी शोध अध्ययन में अंतर्निहित सिद्धांत और विशिष्ट शोध प्रश्नों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करती है। परिकल्पना परीक्षण के बारे में ये जो कथन है कि शून्य परिकल्पना मानती है कि चरों यानी वेरिएबल अथवा विभिन्न समूहों के बीच कोई संबंध विद्यमान नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है परिकल्पना स्वीकार करने योग्य अथवा अस्वीकार करने योग्य होनी चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किन्हें दादा साहेब फाल्के सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है, वो देखना है। तो ये फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा, तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। पहले फर्स्ट फिल्म ये जो बनाने वाले थे ना, ये दादा साहेब फाल्के थे। तो यहाँ पे फैक्ट आप याद कर लीजिए जीके का कि सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो था, पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, वो दादा साहेब फाल्के ने बनाए थे, ठीक है। ये फिल्म डायरेक्टर थे और ये उसकी पढ़ाई किए हुए थे, इंडियन थे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या देखना है कि हाँ, तो दादा साहेब फाल्के सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है, देखना है, ठीक। तो यहाँ पे एलवी प्रसाद जो है, इनको दादा साहेब फाल्के मिला हुआ है। फिर इसके बाद शम्मी कपूर जो है, इनको नहीं मिला है। BN रेड्डी जो है, इनको भी मिला हुआ है। और राजेश खन्ना, इनको नहीं मिला है। और धर्मेंद्र, इनको भी नहीं मिला है। तो इसमें से 2 ही ऐसे लोग हैं जिनको दादा साहेब फाल्के सम्मान मिला है, ठीक है। LV प्रसाद और BN रेड्डी, जो कि ऑप्शन नंबर ए और सी में है। बाकी BD नहीं मिला है और क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं दिया गया जिनको, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। LV प्रसाद को 1982 में और BN रेड्डी को 1974 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि शम्मी कपूर, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसी बॉलीवुड जगत की हस्तियों को अभी तक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। 24 नंबर है कि जनमत निर्माण सिद्धांत का प्रवर्तक कौन नहीं है, ठीक। जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन का जो है थ्योरी कौन इसमें नहीं दिया था। पहला है वाटर लिपमैन, दूसरा है लॉसवेल हेरोल्ड, तीसरा है विल्बर श्रॉम और चौथा है डेविड जैकब। तो इसमें जो है वाल्टर लिपमैन जो है वो जनमत निर्माण सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन के प्रोपाउंडर माने जाते हैं कौन, वाल्टर लिपमैन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। वाल्टर लिपमैन ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन, जो कि 1922 में पब्लिश हुआ, उसमें जनमत निर्माण सिद्धांत की चर्चा की है। लिपमैन ने पता लगाया कि मीडिया द्वारा जनमत को कैसे आकार दिया जाता है और जटिल मुद्दों को समझने की व्यक्तियों की क्षमता की सीमाएं क्या है। वाल्टर लिपमैन एक अमेरिकी पत्रकार, लेखक और दार्शनिक थे, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है राष्ट्रीय अध्यापक आयोग, नेशनल कमीशन ऑन टीचर। दूसरा है आचार्य राममूर्ति समिति। तीसरा है यशपाल समिति, बिना बोझ के शिक्षा। चौथा है लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यचर्या समिति। और पांचवा है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। तो इसको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि सबसे पहले जो है वह लड़कियों के लिए अलग पाठ्यचर्या की बात होती है। लड़कों लड़कियों की अलग अलग पाठ्यचर्या की बात सबसे पहले हुआ था, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक। उसके बाद जो है राष्ट्रीय अध्यापक आयोग का गठन हुआ 2 नंबर में, ठीक। तीसरे नंबर में जो है वह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति लाया गया, ठीक। और उसके बाद जो है आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया। चौथे नंबर पे 5वें पे यशपाल समिति का गठन किया गया, जो कि बिना बोझ की शिक्षा की वकालत करते हैं।
तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाए DAEBC, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यचर्या समिति, जिसे हंसा मेहता समिति के नाम से जाना जाता है, उसका गठन 1962 में किया गया था और राष्ट्रीय अध्यापक आयोग की स्थापना 1983 में तथा 85 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का गठन 1986 में किया गया। फिर आचार्य राममूर्ति समिति की घोषणा 1990 में हुई और यशपाल समिति, जिन्होंने बिना बोझ के शिक्षा का सुझाव दिया, उसका गठन 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है प्रासंगिकता दोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निषेधात्मक रूप से प्रासंगिक है, यानी ये फैलेसीज का क्वेश्चन है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेगेटिवली रिलीवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फैलेसी ऑफ रिलीवेंस। चलिए देखते हैं। कुत्ते बिलिया है, बिलिया विडाल वंशी पशु है, अतः कुत्ते विडाल वंशी पशु हैं। दूसरा है अल्थिया 2 वर्ष की है, अतः अल्थिया संभवतः कॉलेज जाती है। तीसरा है क्रिस एक औरत है, इसलिए क्रिस को बुनाई में आनंद आता है। चौथा है मार्टी उच्च विद्यालय की वरिष्ठ है, अतः मार्टी के पास PhD डिग्री होने की संभावना है। तो इसमें नेगेटिवली रिलीवेंस कौन सा है वो बताना है। अभी एक और ऑप्शन है, इधर देख सकते हैं कि सभी कुत्तों के पास 5 पैर हैं। सभी कुत्तों के पास 5 पैर होते हैं। रोवर एक कुत्ता है, इसलिए रोवर के पास 5 पैर हैं। तो इसमें डी नंबर जो है और बी नंबर, ये दोनों जो हैं क्या है, नेगेटिवली रिलीवेंस है। ठीक, सभी कुत्ते के पास 5 पैर है, रोवर एक कुत्ता है, इसलिए रोवर के पास 5 पैर है। तो ये नेगेटिवली रिलीवेंस नहीं है, ये पॉजिटिव रिलीवेंस है। तो यहाँ से तो हमारा सीधा 2 ऑप्शन कट जाएगा। क्या ऑप्शन ये होगा नहीं, सॉरी ऑप्शन ई होगा नहीं, ई होगा नहीं, इन दोनों में ई है। बचा क्या, ए और डी, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला को पहले देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला में क्या दिया हुआ है कि कुत्ते बिलिया हैं, बिलिया बिडाल वंशी पशु है, अतः कुत्ते बिडाल वंशी पशु है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, क्योंकि कुत्ते जब बिलिया है और बिलिया बिडाल पंछी है, तो कुत्ते क्या हो जाएगा, बिडाल पंछी हो जाएगा। इसको समझने के लिए आप एक वेन डायग्राम बनाइए। देखिए कुत्ता ये हो गया और ये क्या हो गया, बिल्ली हो गया। ठीक है, और कुत्ते बिलिया हो गया, बिलिया क्या है, बिडाल पक्षी है। और ये पूरा जो बिल्ली है ये क्या हो गया, हमारा बिडाल वंशी हो गया। बिडाल वंशी अब पूछ रहा है कंक्लूजन में, अतः कुत्ते जो है बिडाल वंशी है। तो ये जो कुत्ता है, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये बिडाल वंशी के अंतर्गत आ रहा है, इसके अंतर्गत बिल्कुल आ रहा है। तो ये तो पॉजिटिवली रिलेवेंस हो गया। तो हमारा ए कट गया, बचा बी। अल्थिया 2 वर्ष की है, तो अल्थिया संभवतः कॉलेज जाती है। ऐसा नहीं, ये नेगेटिवली रिलेवेंस है। तो यही हमको खोजना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निषेधात्मक रूप से, यानी नेगेटिवली रिलेवेंट जो होना चाहिए फैलेसी का, वो पूछा जा रहा है। फिर इसमें आप देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है कि मार्टी उच्च विद्यालय की वरिष्ठ है। मार्टी इज ए हाई स्कूल सीनियर, सो मार्टी लाइकली PhD डिग्री होने की संभावना है। ऐसा कुछ नहीं है, तो ये बी और डी होगा। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस अकॉर्डिंग डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोर्स और उसके रेगुलेटिंग बॉडी क्या है, उससे रिलेटेड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए इसमें देखते हैं कि बीएड और एमएड से रिलेटेड कौन है, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कौन है, बीटेक इंजीनियरिंग से कौन है और एमबीबीएस से कौन है। तो अगर आप बीएड या एमएड किए होइएगा तो पता होगा कि जो भी बीएड एमएड कॉलेज होता है वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होना उसको कंपलसरी है। यानी बीएड ये हो जाएगा एनसीटीई। फिर इसके बाद एमबीबीएस जो है ये एमसीआई से मान्यता प्राप्त इसको होना ज़रूरी है, तो ये एमसीआई में हो गया। फिर बीटेक या इंजीनियरिंग वाले जो है बीटेक, ये एआईसीटीई से होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्या होता है एनसीटीई का, याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है।
ठीक। और ये स्पेशल एजुकेशन RCEI में आता है, ये स्पेशल एजुकेशन होता है विकलांग बच्चों वगैरह के लिए। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए का 4 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में, बी इज़ द राइट आंसर। देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ कंक्लूजन, TRP मेन ये काफ़ी फेमस है, आप लोग जानते हुएगा कि टीवी न्यूज़ चैनल वाले अपने TRP के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। क्या होता है, टेलीविज़न रिकॉर्डिंग पैरामीटर, टेलीफोन रिकॉर्डिंग पॉइंट्स, फिर है टेलीविज़न रेटिंग पैरामीटर, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। तो इसका क्या आंसर होता है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स होता है। TRP का मतलब TRP मतलब क्या होता है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है रिसर्च टाइप और उसके मीनिंग को बताना है। बेसिक रिसर्च यानी आधारभूत शोध, दूसरा है अप्लाइड रिसर्च यानी अनुप्रयुक्त शोध, तीसरा है एक्शन रिसर्च यानी कार्यवाही शोध, चौथा है इवैल्यूएशन रिसर्च यानी मूल्यांकन शोध। यहाँ पे इवैल्यूएशन रिसर्च से भी पता कर सकते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। पहला कार्य कार्यक्रम अथवा अंतक्षेपों का मूल्यांकन करना, ठीक। दूसरा है व्यवहारिक समस्याओं का समाधान, तीसरा है विशेष प्रस्थापनाओं में कार्याभ्यास सुधारना, इम्प्रूविंग प्रैक्टिस इन स्पेशल सेटिंग, चौथा है तत्काल अनुप्रयोग के बिना ज्ञान का विस्तार करना। तो यहाँ मूल्यांकन शोध में किसी न किसी चीज़ का मूल्यांकन करेंगे हम लोग, तो वो देखिए किससे रिलेटेड है हमारा मूल्यांकन वाला। तो मूल्यांकन से ही पता चलेगा कि ये किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं हम लोग, मूल्यांकन कर रहे हैं, पहला नंबर में जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। फिर जो है इसी से देखते हैं ऑप्शन अगर कहीं पकड़ा जाए, डी का 1 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए कितना आसान हो गया। इसी तरह होता है नेट एग्ज़ाम में, डी का ऑप्शन नंबर ए में डी का 1 यहाँ दिया हुआ है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब इसको पढ़ देते हैं कि आधारभूत शोध जो है वह तत्काल अनुप्रयोग के बिना ज्ञान का विस्तार करना होता है, बेसिक रिसर्च इसको बोलते हैं। फिर अनुप्रयुक्त शोध यानी अप्लाइड रिसर्च जो है वो व्यवहारिक समस्याओं का क्या करता है, समाधान करता है। कार्यवाही शोध जो है वह विशेष प्रस्थापनाओं में कार्याभ्यास सुधारना होता है। और मूल्यांकन शोध कार्यक्रम अथवा अंतक्षेपों का मूल्यांकन करना होता है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है कि पूर्ववर्ती सामग्री के हस्तक्षेप के कारण सामग्री के पुनः प्राप्त करने की कठिनाई को कौन सा हस्तक्षेप उल्लेखित करता है। विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस रेफर टू द डिफ़िकल्टी इन रिट्राइविंग मटेरियल ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ प्रीवियस मटेरियल। तो ये क्या होगा जाएगा, अग्रशासकीय यानी प्रोएक्टिव, ठीक। तो यहाँ पूर्ववर्ती सामग्री की बात किया जा रहा है, इसलिए प्रोएक्टिव हो जाएगा, अग्रसक्रिय हो जाएगा। पूर्ववर्ती सामग्री के हस्तक्षेप के कारण सामग्री के पुनः प्राप्त करने की कठिनाई को अग्रसक्रिय हस्तक्षेप उल्लेखित करता है। अग्रसक्रिय हस्तक्षेप एक स्मृति की घटना है जहां पहले सीखी गई जानकारी नई जानकारी को सीखने और याद करने की क्षमता को बाधित करती है। संक्षेप में इसे पुरानी यादें नई यादें बनाने में बाधा डालती है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन A to D टेक प्लेस इन an interaction between a web browser and a web server when you plan to visit Amazon website to purchase a solid state drive। यानी इसको अनुक्रियाओं के घटित होने के सही अनुक्रम में लगाना है जो किसी सॉलिड स्टेट ड्राइव के क्रय करते समय अमेजन वेबसाइट विजिट करने पर वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के मध्य घटित होता है। देखिए पहला है कि HTTP यानी पहले इसका ही मतलब समझ लीजिए क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये पूछता है HTTP का क्या होता है, हाइपर, यहाँ जो HTTP दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और इसी में जब HTTPS आ जाएगा तो इसका मतलब उसमें सिक्योर ऐड कर देंगे। पहला कह रहा है कि वेब ब्राउज़र HTTP का प्रयोग करते हुए वेब पेज का अनुरोध करता है। दूसरा है वेब ब्राउज़र अमेजन के वेब सर्वर के साथ TCP कनेक्शन स्थापित करता है। तीसरा है वेब सर्वर HTTP का प्रयोग करते हुए अनुरोधित वेब पेज प्रेषित करता है। चौथा है
वेब ब्राउज़र डीएनएस का प्रयोग करते हुए अमेजन वेबसाइट का आईपी एड्रेस ज्ञात करता है। ठीक है, तो उसके सर्वर के क्या करना है, क्रम में लगाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये डी नंबर होगा, जो कि वेब ब्राउज़र डीएनएस का प्रयोग करते हुए अमेजन वेबसाइट का आईपी एड्रेस पहले पता करता है, तो ये 1 नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 2 नंबर पे हमारा बी हो जाएगा, जो क्या दे रहा है कि वेब ब्राउज़र अमेजन के वेब सर्वर के साथ टीसीपी कनेक्शन स्थापित करता है, ये 2 नंबर पे हो जाएगा। तीसरे पे हो जाएगा वेब ब्राउज़र एचटीटीपी का प्रयोग करते हुए वेब पेज का अनुरोध करता है, ये 3 नंबर हो जाएगा। चौथे पे वेब सर्वर एचटीटीपी का प्रयोग करते हुए अनुरोधित वेब पेज प्रेषित करता है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, जो यहाँ दिया हुआ है डी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि असीमा थ्रेशोल्ड मात्रा क्या है। थ्रेशोल्ड इज द क्या होता है, तो अधिकतम समय सीमा जिस पर कोई विषाक्त प्रभाव घटित नहीं होता है। ठीक है, ये बैंकिंग में भी यूज़ किया जाता है, ये टी इज़ अ राइट आंसर। अधिकतम सीमा जिस पर कोई विषाक्त प्रभाव घटित नहीं होता है, यानी हाईएस्ट डोज एट विच नो टॉक्सिक इफेक्ट अकर। ठीक, तो कभी कभी बैंक में क्या होता है कि एक्सेस लिमिट आपका पूर्ण जाएगा, तो वहाँ थ्रेशोल्ड लग जाता है, तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि थ्रेशोल्ड यानी असीमा मात्रा वह अधिकतम सीमा है जिस पर कोई विषाक्त प्रभाव घटित नहीं होता। थ्रेशोल्ड सीमा विषाक्तता का मतलब है कि किसी हानिकारक पदार्थ के संपर्क में आने की वह मात्रा या स्तर जो शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना स्वीकार्य होता है। यह आमतौर पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, जहां कर्मचारियों को खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आने से सुरक्षित रखने के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड से हमारा कि शोध प्रक्रिया के चरण को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं। शोध अनुक्रिया को, रिसर्च प्रोसेस को करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, तो क्या होता है, पहला दिया है कलेक्टिंग डाटा का कलेक्शन करना होता है, ये रिव्यूइंग द लिटरेचर, ये तो सबसे लास्ट की बात है, सबसे लास्ट नहीं मतलब बाद की बात है। दूसरा है डिजाइनिंग द मेथोडोलॉजी यानी प्रविधियाँ विकसन। तीसरा है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रोसेस। पांचवा है एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस रिसर्च प्रोसेस को फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, उस शोध प्रक्रिया का निर्माण करेंगे कि हमें कैसे शोध करना है, क्या करना है, हमें कैसे शोध करना है, सबसे पहले उसकी काम करेंगे। फिर उसके बाद जो है रिव्यू द लिटरेचर करेंगे, उसके साहित्य समीक्षा करेंगे जो हम लोग प्रक्रिया निर्माण किए हैं। उसके बाद डिजाइनिंग द मेथोडोलॉजी, डिजाइन करेंगे किस मेथड से हम लोगों को रिसर्च करना है। फिर उसके बाद जो है जब ये डिसाइड हो जाएगा मेथड, तब उस पर कलेक्टिंग डाटा करेंगे, डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हम लोग जब डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो उसका एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा DBAE सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी इज़ द राइट आंसर। ये आपको PhD में आगे चल करके रिसर्च करते टाइम काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद होता है। देखिए, ये शोध प्रक्रिया का नियम है कि विषय की पहचान करना, शोध समस्या की पहचान करना, फिर शोध प्रक्रिया निर्माण करना, और जब प्रक्रिया निर्माण कर लिए तो उसका साहित्य समीक्षा करेंगे। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस परिकल्पना बनाएंगे, शोध प्रारूप तैयार करेंगे, फिर डाटा एकत्र करेंगे, डाटा का विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, और फिर वो शोध रिपोर्ट पे लिखा जाएगा और वो हमारा शोध रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैन शिक्षा दर्शन के त्रिरत्न क्या है जो मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न और त्रिपिटक की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे जैन धर्म में जो त्रिरत्न है उसको पूछा जा रहा है। तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की बात करता है। ये त्रिरत्न है किसके, जैन धर्म के, जैन शिक्षा के त्रिरत्न की चर्चा होती है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की बात होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सम्यक दर्शन का मतलब है कि सही विश्वास करना, सम्यक ज्ञान का मतलब है सही ज्ञान अर्जन करना, और सम्यक चरित्र का मतलब है सही चरित्र का
निर्माण करना, तब जा कर के हमें क्या होगा, आत्मा की शुद्धि और मुक्ति होगी, यानी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर मुक्ति का सीधा मार्ग बताते हैं ये, जिसका अर्थ है सभी कर्मों से पूर्ण मुक्ति। नेक्स्ट है कि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य है। तो यह रचनात्मक एवं निदानात्मक मूल्यांकन की सहायता करता है। दूसरा, अच्छी तरह से परिभाषित अधिगम लक्ष्य में व्यक्तिगत कार्य प्रदर्शन को जानना। तीसरा है, परीक्षार्थी के व्यवहारों के अधिक विशिष्ट क्षेत्र पर सामान्यतः केंद्रीभूत होता है। चौथा है, परिभाषित ज्ञात समष्टि में छात्रों का सापेक्षिक क्रम ज्ञात करना। पांचवा है, परिभाषित उपलब्धि प्रभाव क्षेत्र के सापेक्ष व्यक्तिगत स्तर को निश्चित करना। तो ये इसमें संदर्भित मूल्यांकन यानी रेफरेंस एवेल्युएशन के अकॉर्डिंग हमको बताना है। तो इसमें जो है एक चीज़ देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो दे रहा है वो क्या कह रहा है कि परिभाषित ज्ञात समष्टि में छात्रों का सापेक्षिक क्रम ज्ञात करना, ये इस एवेल्युएशन का मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए जिसमें यह रचनात्मक और निदानात्मक मूल्यांकन में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। अच्छी तरह से परिभाषित अधिगम लक्ष्य में व्यक्तिगत कार्य प्रदर्शन को जानता है, बिल्कुल सही है। परीक्षार्थी के व्यवहारों के अधिक विशिष्ट क्षेत्र पर सामान्यतः केंद्रीभूत होता है, ये भी सही है। और चौथा जो है कि इंडिविजुअल स्टेटस विथ a certain an individual status with respect to a defined achievement domain, ये भी सही है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, परिभाषित उपलब्धि प्रभाव क्षेत्र के सापेक्ष व्यक्तिगत स्तर को क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसमें ए बी सी ई दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि अद्वैतवादियों के अनुसार अपने ही उपादान कारण में कार्य की अनुपलब्धता एवं अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो ये अद्वैतवादियों के अनुसार है। तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक, ये फैक्ट है जीके का। तो इसमें जो है प्रगाभाव जो है वो आ जाएगा इसका राइट आंसर। यानी अद्वैतवादियों के अनुसार अपने ही उपादान कारण में कार्य की अनुपलब्धता एवं अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था को प्रगाभाव कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से पोर्टफोलियोज के प्रमुख तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की एलिमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। देखिए, पहला है कि संरचित करना और संकेत निर्धारण करना। दूसरा है एविडेंस साक्ष्य। तीसरा है कार्य की एकल मद सिंगल पीस ऑफ वर्क। चौथा है साक्ष्य पर लेबल लगाना। पांचवा है समालोचनात्मक चिंतन। और किस पर्सपेक्टिव से देखना है, तो पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन से इसमें सही है हमारे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा एक ऑप्शन है कि कार्य की एकल मद सिंगल पीस ऑफ वर्क, ये पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी संरचित करना और संकेत निर्धारण करना बिल्कुल सही है। एविडेंस ये भी सही है। लेवलिंग ऑफ द एविडेंस ये भी सही है। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन समालोचनात्मक चिंतन ये भी सही है। तो यानी ए बी डी ई सही है हमारा, वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए इज़ अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो वो है मैच द फ्लोइंग है, इन स्क्वायर ऑपोजिशन है, और उसका क्या परिणाम होता है, रिजल्ट, ये देखना है। देखिए, ये वाला थोड़ा आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन थोड़ा डिफ़िकल्ट यहाँ लग सकता है, ठीक है ना, लेकिन अभी कम समय है, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा ओवरऑल। तो देखिए, ये जो है सेलुलिज्म टाइप का होता है, ठीक है, और लेकिन उसके एडवांस लेवल है ये। पहला कह रहा है कि यदि ई असत्य है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। फिर यदि ओ सत्य है, फिर यदि आई असत्य है, और फिर ए सत्य है। तो यहाँ पे होता है ए ई आई ओ, और इसको ऐसे ऐसे करके पोजीशन होता है, जो मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर में लाऊंगा। इसको काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जा कर के समझ में आएगा। तो इसको यहाँ देख लीजिए, इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या होगा कि यदि ई असत्य है तो फिर ओ अनिर्धारित हो जाएगा, यानी ओ इज अंडर टर्मिनेट, यानी उसको वो डिसाइडेड नहीं रहेगा।
फिर बी जो है यदि ओ सत्य है तो ई इज अनडिटरमाइंड हो जाएगा, ई को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद जो है सी, अगर जो है सी की बात करें, यदि आई असत्य होगा तो ई सत्य हो जाएगा, और यदि ए सत्य होगा तो ई असत्य हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ देख सकते हैं ये विरोध वर्ग है, इसके क्या परिणाम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये सीरीज है, ये रीजनिंग का, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि स्पेसिफिक एसडीजी रिपोर्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, और इसके क्या राइट आंसर होगा मैचिंग करके बताना है। पूरा 15 गोल होते हैं, उनको याद कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग देखना है। चलिए यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा कि एसडीजी 12 जो है, पहले एक देखते हैं इधर वाला, उसका गोल पानी के नीचे जीवन, ज़मीन पर जीवन, फिर है जिम्मेदार उत्पादन और उपभोग, उसके बाद है जलवायु संबंधित कार्य। तो यहाँ एक ट्रिक है जो मैं बनाया हूँ। पहले क्या होगा, ज़मीन पर जीवन हो जाएगा, और उसके लिए मतलब सबसे पहले होगा पानी के नीचे जीवन चला जाएगा, तो हम लोग उसको जीवन को कहाँ पर लाएंगे, ज़मीन पर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यानी इस 2 ऑप्शन में हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, उसके बाद 2 होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में पहले 1 है उसके बाद 2 है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हमारा ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, 2 कट जाएगा, बाकी ये बचा। और एसडीजी 12 जो है ये जिम्मेदार उत्पादन एवं उपभोग को बतलाता है, तो ये यहाँ पे 12 हो जाएगा। और बी 13 जो है वो जलवायु संबंधित कार्य को करता है। ठीक है, और 14 जो है पानी के नीचे जीवन करता है। फिर जब पानी के नीचे जीवन चल जाता है तो उसको ज़मीन पर लाने का काम किया जाता है। चलिए, यह इस तरह से मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें टोटल एसडीजी को एक कविता की तरह याद हो जाएगा, और उससे वो क्रम पता चल जाता है। देखिए 12 क्या कह रहा है कि जिम्मेदार उत्पादन और उपभोग के लिए हम लोग बनाएंगे। फिर उसके बाद जब वो हो जाएगा तो उसको जलवायु से संबंधित कार्य को बताएंगे कि उपभोग सही से करे, ठीक है ना, ताकि जलवायु परिवर्तन ना हो, जलवायु में ज़्यादा समस्या उत्पन्न ना हो। लेकिन माना नहीं बच्चा, क्या करा, जलवायु के साथ छेड़छाड़ किया, और उससे क्या हुआ, पानी के नीचे जीवन चला गया। जब जीवन नीचे चला गया 14 नंबर एसडीजी से, तो उसको ज़मीन पर लाने के लिए एसडीजी 15 लाना पड़ा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो देखेंगे कि जब क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, जो वायुमंडल के 5 लेयर है, 5 पार्ट है, वो कह रहा है कि जब क्षोभ मंडल अधिक मेघमय बन जाता हो तो और अभिवाह यानी फ्लक्स का अधिक परिवर्तन करता है, तो वैश्विक तापमान के संदर्भ में यह किसका उदाहरण है। वैश्विक तापमान के संदर्भ में यह किसका उदाहरण है, तो ये नेगेटिव फीडबैक का उदाहरण है, यानी नकारात्मक प्रतिपुष्टि का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए क्या करें, नकारात्मक प्रतिपुष्टि एक मौलिक अवधारणा है जो एक ऐसी प्रतिक्रिया का निर्माण वर्णन करती है जहाँ पे क्या होता है, एक प्रणाली आउटपुट का उपयोग उस प्रणाली में परिवर्तनों का मुकाबला करने या परिवर्तनों को कम करने के लिए किया जाता है, जिसे संक्षेप में एक ऐसा तंत्र है जो स्थिरता संतुलन को बढ़ावा देता है, और यह क्षोभ मंडल में अधिकतर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कौन से औद्योगिक स्मॉग यानी ध्रुम कोहरा के अनिवार्य अवयव हैं। तो देखिए इसमें SO2 जो है ये औद्योगिक प्रदूषण के सबसे पहला है, ये ए। उसके बाद है PM पार्टिकुलेट मैटर होता ही है। फिर है फ्लाई एश, ये भी सही है। सूट कालिख जो है ये औद्योगिक नहीं है, ठीक है ना, नहीं ये भी है, आ जाएगा कालिख उत्पन्न होता है, तो इस हिसाब से सभी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, फ्लाई एश यानी जलित राख, कालिख, ये सभी क्या है, औद्योगिक स्मॉग है। नेक्स्ट है कि ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि कितने घंटे में भरेगा, देख सकते हैं। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक उच्चतर शिक्षा संस्थान नहीं है। फर्ग्यूसन कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT जिसको बोलते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। चौथा है भारतीय खान विद्यापीठ, इंडियन स्कूल ऑफ माइन। इसमें कौन सा राष्ट्रीय नहीं है उसको बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये उच्चतर शिक्षण संस्थान नहीं है, हायर एजुकेशन के लिए ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी जो है फर्ग्यूसन महाविद्यालय है, NIT है, हायर एजुकेशन का है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी है। चलिए आगे चलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, टर्म है उसकी क्या फीचर है, विशेषता उससे है, लर्नर डाइवर्सिटी, फिर पुअर क्लासरूम वेंटलाइजेशन, डिजिटल इनइक्वालिटी, टीचर रिलक्टेंस टू इनोवेट। डायरेक्ट इसके आंसर पे चलते हैं। अधिगम विविधता जो है वह क्या है, यह सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी अध्यापन रणनीतियों की आवश्यकता को बतलाता है। खराब कक्षा वातावरण क्या है, विद्यार्थियों के एकाग्रता स्तरों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। फिर डिजिटल असमानता जो है वह डिजिटल डिवाइड भी करता है। फिर चौथा, नवोन्मेष हेतु शिक्षक अनिच्छुकता जो है यह अध्यापकों के लिए अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपयोगिता बाधित करता है। ठीक, उसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन पैसेज के हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इसको पढ़ के आप आसानी से ये 5 क्वेश्चन ले सकते हैं अपने हाथों में। तो ये आज रहा हमारा UGC नेट दिसंबर 2024 का पेपर 1, जिसका एग्ज़ाम जो है 27 जनवरी 2025 को हुआ था शिफ्ट 2 में, उसका ये पेपर रहा। तो ये कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बस ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।